बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। आज हम इस पोम को पढ़ने जा रहे हैं जो कि जॉन कीट ने लिखी है। ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम का लफ्ज़ी मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें ऑटम की प्रेस की जा रही हो। ठीक है। ओड का मतलब भी वैसे यही होता है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में प्रेस करना। तो ओड टू ऑटम का मतलब है कि ऑटम के बारे में प्रेस की जाती है। अब एक एक चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि जितने भी पोइट्स को जितनी भी ओड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद भी हैं, आप देख सकते हैं उसको। लेकिन उनमें मोस्टली पोम्स ऐसी हैं कि जिसमें ज़्यादातर पोइट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस की है स्प्रिंग के सीज़न की। सो द क्वेश्चन इज दिस कि इसने ही ऑटम की क्यों प्रेस की है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आई वांट टू शो Introduction of Ode to Autumn. So Ode to Autumn is actually a poem by English romantic poet John Keats, who was born in almost 31 October 1795, and he also died in almost 33 February and 1821. So if we talk about this poem, then almost this work was composed on 19 September 1819 and published in 1820. So basically, in which a volume of the Keats poetry that includes the Lamia and the Eve of the St. Agents, and Autumn is just like a final work in this group of the poems known as the Keats 1819 Odes. So although the personal problem left him the little time, and you can say that the default to the poetry in 1819, and he composed you can say that yes, he composed to autumn or to autumn after walk near the Winchester. So one autumnal evening, the work marks the end of his political career, and he also needed to earn money, and he could no longer devote himself to the lifestyle of the poet. And even though a little over a years after the publication to Ode to Autumn, and at least if I want to conclude about this, then Keats died in Rome in 1821, as I already declared in front of you. So let's get started now. I'm moving actually toward the text. इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले कि ये 3 स्टेंजा की पोम है, लेकिन नो डाउट कि इसके अंदर मतलब कि ये ऐसी वैसी पोम है, नो। इस हर स्टेंजा के अंदर बहुत हैवी किस्म की वोकैब यूज़ हुई है। इसको गौर से देखिएगा। पहले स्टेंजा के अंदर हम ये देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और सीजन जो स्प्रिंग ऑटम का सीजन है वो एक्चुअली है क्या। So let's get start. Season of the mist and the yellow fruitfulness. अब यहाँ पे उसने 2 वर्ड यूज किए हैं, सीजन ऑफ द मिस्ट। अब ये जो ऑटम का सीजन है वो कह रहा है कि सीजन ऑफ द मिस्ट है। मिस्ट कहते हैं एक जो कि क्लियर चीज नहीं दिखती, जैसे धुंध होती है ना, उसमें चीज क्लियर नहीं दिखती। तो कहता है कि जो ऑटम का सीजन है वो एक धुंध वाला सीजन है। एंड द येलो फ्रूटफुलनेस का मतलब मेलो फ्रूटफुलनेस का मीन कि एक राइप जो पके हुए फल होते हैं उनका सीजन है ऑटम। Close the bosom friend. Bosom friend, those friends who have almost deep relationship to each other of maturing sun. कहते हैं कि ये जो ऑटम का सीजन है ये maturing sun का bosom friend है। maturing sun मीन जब 12 o'clock या 1 o'clock जो सूरज निकलता है, मतलब अपना फुली जो विजिबल होता है ना, पूरे मुकम्मल तौर पर निकल आता है, उसको maturing sun कहते हैं। जो मुकम्मल तौर पर जाहिर हो रहा होता है, शदीद मतलब कि धूप दिखाई दे रही हो, पूरा सूरज दिखाई दे रहा हो, उसको कहते हैं मैच्योरिंग सन। कहते हैं कि जो ऑटम का सीजन और जो सूरज है वो एक दूसरे के मैच्योरिंग फ्रेंड है, बूसम फ्रेंड है एक दूसरे के। कहता है कि कंस्पायरिंग विद हिम, मतलब वो कंस्पिरेशन कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि हाउ टू लॉर्ड, कि कैसे उनको भरा जाए। एंड द ब्लेस, और नवाजा जाए विद द फ्रूट, फ्रूट के साथ। द वाइन्स, वाइन कहते हैं बेल जो होती है ना दीवारों के साथ जो लगाई जाती है, दरख्तों के ऊपर जो चढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं। डेट राउंड द थ्रेच ईव्स रन। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है थ्रेच ईव्स। थ्रेच ईव्स कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें एक बहुत ज्यादा फल एक जगह इकट्ठे होता है ना, जिसको आप छज्जा बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ह्यूज ऑफ द फ्रूट, फ्रूटफुलनेस, उसको आप बोल सकते हैं थ्रेच ईव्स। मतलब कि ये जो कंस्पायर किस चीज की कर रहे हैं कि हमने कैसे इनको लोड करना है फलों के साथ,
फ्रूट के साथ इन वाइन्स को कैसे भर देना है, जो कि थ्रेच ईव से होके गोल गोल होके राउंड्स थ्रेच ईव से गोल गोल होके गुजर रही हैं। मतलब कि जो गोल गोल फल जो उसकी बेल है उसको कैसे फूल फलों से भरना है। अगर हम इसको देखें तो वो कहता है कि सीजन ऑफ द मिस्ट, ये जो ऑटम है ये मिस्ट का सीजन है और ये मेलो फ्रूटफुलनेस है, पके हुए फूलों का सीजन है। ये क्लोज फ्रेंड है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का, जो एक दूसरे के साथ कंस्पायर कर रहे हैं कि कैसे इन वेन्स को भरना है जो कि छज्जों से गोल गोल होकर गुजर रही हैं फ्रूट के साथ। टू बेंड विद द एप्पल, जो कि एप्पल की वजह से झुके हुए हैं। द मोस्ट कॉटेज ट्री, जिन ऐसे ट्रीज एप्पल के ऐसे ट्रीज जिनके ऊपर काई लगी हुई है वो एप्पल के वजन की वजह से नीचे की तरफ झुके हुए हैं। एंड फिल ऑल द फ्रूट्स विद द राइपनेस टू द कोर, और कोर मीन यहाँ पे कि अंदर तक डीपली, ठीक है। जिस चीज का कोर होता है इसका कहते हैं कोर रिलेशनशिप, जो इंटरनल रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं ये जो ऑटम होता है ये फ्रूट्स को उस पका देता है उसके अंदरूनी हिस्से तक। To swell the ground and the pump to the hazel shells with the sweet kernel. To swell the gourd mean कि ये सीजन जो है वो कद्दू को भी फुला देता है, मतलब उसको भी पका देता है। And plump the hazel shells with the sweet kernel, और ये हेजल का जो फ्रूट होता है उसको छिलकों तक फुला देता है। प्लम्प मीन फुला देना, ठीक है। स्वेल बीन सूजन होता है, लेकिन इसको भी फुला देने के सेंस में लेंगे कि वो उस कद्दू को पका देता है। और हेजल का जो फ्रूट होता है उसको भी पका देता है शेल तक, और सिर्फ शेल तक नहीं पकाता बल्कि उसकी जो गिरी होती है कर्नल उसको भी मीठा कर देता है, मतलब उसको भी पका देता है। टू सेट मीन टू प्रिपेयर, एंड बडिंग मोर, बडिंग कहते हैं कलियां को कहते हैं, और ये कलियों को भी सेट कर देता है। एंड स्टिल मोर, और अभी तक ये बहुत ज्यादा हो रही है। लिटिल फ्लावर्स फॉर द बीज, और जो बाद में निकलने वाले फूल होते हैं जो पक जाते हैं बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं फॉर द बीज, वो शहद की मक्खियों को खुद की तरफ बुलाते हैं, मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं। शहद की मक्खियाँ उसकी खुशबू सूंघती हैं और वहां से रस चूसती हैं। और देन फिर क्या होता है कि until they think warm days will never cease, well never cease mean कि कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। वो यही सोचते हैं कि ये जो गर्म दिन अभी चल रहे हैं ये स्टिल ऐसे ही रहने वाले हैं ताहयात। ये शहद की मक्खियाँ सोच रही होती हैं जब वो फूलों से रस चूस रही होती हैं, तो उस वक्त वो सोच रही होती हैं कि ये जो डेज हैं, जो वार्म डेज हैं, ये ऐसे कैसे ही रहने वाले हैं, कभी नहीं खत्म होने वाले। For the summer has overbrimmed their clammy cells. Clammy mean चिपचिपा होता है ना, जिस टाइप का चिपकने वाली चीज होती है उसको क्लैमी सेल्स कहते हैं, उसको क्लैमी एक्चुअली कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो वो मक्खियों का जो छत्ता होता है वो क्लैमी हो जाता है, एक चिपचिपा हो जाता है समर के दिनों के अंदर। और ओवरप्रिम्ड मीन के है कि शहद जो है वो शहद की मक्खियों का जो छत्ता है वो किनारों तक बढ़ जाता है शहद से ऑटम के दिन और समर के दिनों के अंदर। नो वी हैव एक्चुअली covered first stanza of this poem. Now we are moving actually toward another stanza, I mean to say second stanza. So here यहाँ पे actually आप देखोगे कि वो एक लड़की की बात करेगा। मतलब लड़की से बातें करेगा, लड़की की बात करेगा, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं समझना कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो ऑटम की बात कर रहा है और सेकंड में वो लड़की की बात कर रहा है। एक्चुअली ये सिंबॉलिक स्टैंजा होगा जिसमें वो बात तो ऑटम की करेगा लेकिन एज ए सिंबॉलिक जो है वो लड़की को लेगा। मतलब आपको पढ़ने से यही लगेगा कि ये लड़की की बात कर रहा है। सो लेट गेट स्टार्ट। हु हैथ नॉट सीन दी, तुम्हें किसने नहीं देखा। ऑफ्ट मिड्स द स्टोर, तुम्हारे स्टोर के अंदर बैठे हुए तुम्हें अक्सर किसने नहीं देखा। कोई ऐसा बंदा है जिसने तुम्हें नहीं देखा स्टोर में बैठे हुए। असल में यहाँ पे स्टोर से मतलब ये है कि ग्रेनरी स्टोर जो होती है ना, जहाँ पे गोदाम के अंदर जहाँ फ्रूट को स्टोर किया जाता है, वहां एक्चुअली जो फ्रूट पड़े होते हैं उसकी बात कर रहा है कि तुम्हें वहां एक्चुअली देखा किसने नहीं। समटाइम बाजुकात whoever seeks abroad may find, जो भी कभी किसी का बाहर की ब्रूने मुल्क चक्कर लग जाता है तो वो तुम्हें तलाश कर लेता है। दे सिटिंग केयरलेसली, कि कैसे तुम बड़े केयरलेस तरीके से बैठी होती हो, कहाँ पे ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, जमीन पर बैठी होती। Thy hair soft lifted by winnowing wind, और वो क्या करता है, और जब मतलब कि हल्की सी हवा आती है, विनोइंग विंड, हल्की सी हवा आती है, और जब अनाज जमीन पर गिरता है वो सॉफ्टली हवा तुम्हारे बालों को स्विफ्टली तौर पर लिफ्टेड करती है ऊपर की तरफ।
ऑन अ हाफ रीप्ड फोरो, फोरो कहती हैं जब खेत के अंदर हल चलाए जाते हैं तो वो लाइन सी बन जाती है ना, निशान बन जाता है, उसको फोरो कहते हैं। साउंड अस्लीप, और वो जो पहले तो मैं हाफ रीप का बता दूं, हाफ रीप कहते हैं जो आधी कटी हुई फसल को कहते हैं, कि फसल आधी कटी हुई थी और वुमेन जो थी वो साउंड स्लीप ले रही थी, हाफ साउंड स्लीप ले रही थी। कहाँ ले रही थी? हाफ रिप्ड फैरो के अंदर। ड्राउट विद द फेम ऑफ द पॉपीज, और यहाँ पे उसको झपकियां महसूस हो रही हैं, ड्राउट्स महसूस हो। ड्राउट्स का मतलब होता है कि झपकियां लेना, उसको यहाँ पे झपकियां महसूस हो रही हैं। फ्यूम से एक्चुअली उसको नशा हो रहा है जिसकी वजह से वो झटके ले रही है, ठीक है। ऑफ पॉपीज एक नशे टाइप का होता है, ये एक्चुअली एक प्लांट ही होता है, पॉपीज जो होता है ना नशे का प्लांट होता है। वाइल द हुक, और जो तब तुम्हारा हुक जिससे तुम अनाज काट रही थी, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ विथ ऑल इट्स ट्वेनेड फ्लावर। यहाँ पे स्पेयर्स मीन है कि टू गिव अप समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना। नेक्स्ट स्वेथ मीन के अगली लाइन को छोड़ देना। ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, ट्विन मीन जुड़वा जो होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं फ्लावर्स के जरिए। और तुम्हारा हुक जो है वो अगली लाइन को जो ट्विन होती हैं फ्लावर की उसको छोड़ देता है, जो कि लिपटी हुई होती हैं। And sometime like a gleaner though thus the keep steady and legend heat across the brook, और तुमने जो अनाज अपने सारा सर के ऊपर उठा लिया है और कुछ अनाज अभी भी बाकी रह गया है, उसको तो बीन रही हो, वो इसलिए कि तुम बैलेंस क्रिएट करना चाह रही हो। स्टेडी एक्चुअली यहाँ पे मीन होगा बैलेंस क्रिएट करना। तुम वो जो लदा हुआ सामान है तुम्हारे सर के ऊपर, तुम उसको कहाँ पे क्रॉस करवा रही हो? टू ब्रोक, ब्रोक मीन एक छोटी नदी कह लो, छोटा सा एक तालाब टाइप का कह लो, खेत के अंदर कुछ पानी कह लो। तुम खेत के अंदर से लेके उस सारे लदे हुए सामान को वो अपने सर से ऊपर के गुजार के आगे की तरफ जा रही हो। और बाय साइडर प्रेस, साइडर प्रेस कहते हैं जूस वाली मशीन, ठीक है। और तुम साइडर मशीन के पास बिल्कुल बैठ जाते हो, द पेशेंट लुक, और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ तुम उसकी तरफ देख रही होती हो। दो वाचेस द लास्ट ओजिंग हार्स बाय हार्स, मतलब कि जब एप्पल मशीन के अंदर डाला जाता है तो एप्पल से जो बूंदें निकलती है ना रस की, तुम उसको बड़े पेशेंस के साथ देखती हो। आवर्स बाय आवर, घंटों तक तुम ये सीन देखती रहती हो। No, we have covered second stanza of this poem. No, we are moving actually toward the third stanza, and this is our last stanza of this poem. So यहाँ पे actually spring की बात करेगा। पहले stanza के अंदर spring का क्या influence होता है, autumn का क्या influence होता है। सेकेंड सेमेस्टर में उसने symbolic word lines यूज की हैं। थर्ड में stanza के अंदर वो spring के song को तलाश करेगा कि वो कहाँ है। So where are the songs of the spring? spring का season कहाँ है, song कहाँ है? I, where are they? कहाँ हो तुम? Think not of them, उनके बारे में मत सोचो। Thou hast the music too, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद का अपना 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 म्यूजिक है ना। ऑटम को यहाँ पे एक्चुअली वो कह रहा है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम भी अच्छा होता है, इवन के मोस्टली राइटर तो स्प्रिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसने ऑटम की तारीफ की है, लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पे एक्चुअली वो ऑटम को प्रेज कर रहा है। While buried clouds the boom and soft dying day, soft dying mean जब के दिन खत्म हो रहा हो। तो जब दिन खत्म हो रहा होता है तो क्लाउड्स जो होती हैं वो बाढ़ हो रहे होते हैं, मतलब बीच में आ रहे होते हैं, बीच में भी आती हैं और चमकते, एक्चुअली वो सूरज की रोशनी से ही चमक रहे होते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और जो सूरज की रोशनी होती है वो स्टबल प्लेन्स को एक्चुअली टच कर रही होती है। अच्छा, जब फसल को आपने देखा होगा काटा जाता है ना, तो नीचे वो जो पंजाबी में जिन्होंने बोंड कहते हैं ना, वो जो रह जाती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी रह जाती है, वो किसी काम की नहीं होती। जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, एक्चुअली उसकी बात कर रहा है। और वो क्या करते हैं, वो रोजी ह्यू छोड़ देते हैं, रोजी कलर छोड़ देते हैं। then in a willful joy the small gains in the moon among the rivers lost river shallows, तब वो क्या करते हैं, एक दुख भरी आवाज के अंदर जो है वो एक नट्स नाम का एक छोटा सा मौन मच्छर होता है, वो रिवर शैलोज के ऊपर रो रहा होता है, या वो अपना कह लो सॉन्ग गा रहा होता है।
वो कहाँ से निकल रहा होता है, वो विलो ट्रीज के ऊपर से निकल रहा होता है। असल में एक्चुअली ये ऐसी बात है कि जो रिवर होते हैं समटाइम तो उसके दरमियान में से या रिवर में से कुछ दरख्त बन जाते हैं। वो दरख्त उस रिवर से जो निकलता हुआ मच्छर होता है वो दरख्त के ऊपर आके जो गा रहा होता है या रो रहा होता है, उसकी ये बात कर रहा है। बर्न अलोव्ड सिंगिंग एज द लाइट विंस लाइव्स आर डाइज। वो जो छोटे से मच्छर की आवाज है जो वो गा रहा है गाना, उसकी आवाज ऐसे ऊपर नीचे मूविंग कर रही है, मतलब कि ऐसे एक मेलोडीज के खूबसूरत मेलोडीज वो गा रहा है, जैसे कि लाइट विंड बिलो नहीं हो रही होती, बिल्कुल उसी तरह की। लाइव्स एंड डाइज मीन ऊपर नीचे हो रही है जैसे। एंड फुल टर्न्स लैम्प्स लाउड्स ब्लीड फ्रॉम द हाईली बर्न। अब यहाँ पे लैम्प्स का मतलब पता क्या होता है, बकरी के जो मेमने होते हैं ना उनको बोला जाता है। वो लाउडली जो है ऊंची आवाज के साथ मिमहा रहे होते हैं, जैसे मतलब वो बोल रहे होते हैं मीमा मीमा। ब्लीड मीन यहाँ पे होता है एक्चुअली, ब्लीड का मतलब यहाँ पे होता है जो वो बोल रहे होते हैं, गुनगुना रही होती हैं, किसी को पुकार रहे होते हैं। फ्रॉम द हिली बोन मतलब कि जो हिल के ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से जो नदी बह रही होती है ना, वहां से, मतलब कि पहाड़ी के ऊपर से वो जो है ना वो मिमहा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। हीज क्रिकेट सिंग, एक ऐसा कीड़ा जो कि बाड़े के अंदर रह रहा होता है वो गाता है। एंड्स ants know with a table the soft and the red breeze the whistles from the garden croft। रेड रेड whistles होता है ना, जो पंछी होता है वो क्या करता है, सीटी बजाता है, मतलब कि गाता है वो। गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब होता है कि गार्डन फॉर्म से वो गाता है। एंड द गैदरिंग स्वेलोर्स ट्वीटर द स्काइज। स्वेलो भी एक यहाँ पे एक टाइप का एक बर्ड ही लगा लो आपके, वो बर्ड ही होता है। बहुत सारे स्वेलोर्स इकट्ठे होकर एक साथ होकर वो ट्वीटर करते हैं, एक दूसरे से गुफ्तशनीद करते हैं, वो चहचहाते हैं, एक्चुअली गुनगुना रहे होते हैं। कहाँ पे, स्काइज में, इन द स्काइज, आसमानों में। सो आई होप सो कि नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दीज 3 stanzas. If you have any query then you can ask in our comment sections. So if you understand then please don't forget to subscribe, like and share our channel. Otherwise ऐसे ही मजे करते रहो। अल्लाह हाफिज।